हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर से IPC की सीरीज में चलते हैं, भारतीय दंड संहिता के सीरीज में। दोस्तों अभी तक हमने आपको 19 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर IPC इंडियन पिनल कोड के नाम से, भारतीय दंड संहिता के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप 19 के 19 लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों आज हम करेंगे 20वां लेक्चर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य करते हुए जो अपराध हो जाता है, इसमें बचाव कैसे मिलता है। दोस्तों न्यायिक कार्य जुडिशियल एक्ट, इसमें भी दो धारा को हम देखेंगे। जैसे पिछले लेक्चर 19वें लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था दोस्तों, धारा 76 और धारा 79 के बारे में कि कैसे बचाव मिलता है। आज हम देखेंगे क्या, धारा 77 और धारा 78 के बारे में। ठीक है, न्यायिक कार्य करते समय अपराध अगर हो जाता है तो कैसे छूट मिलेगी। देखिए दोस्तों, धारा 77 ये क्या कहता है, न्यायिक कार्य जज का कार्य अपराध नहीं है। अब देखिए, जज साहब है, उन्होंने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया, तो मृत्यु दंड दिया तो वो भी तो मौत ही दे रहे हैं, किसी को हत्या ही कर रहे हैं। ये भी ये क्या है, अपराध है ना, अपराध। मगर क्या है, 77 बता रहा है कि ये जो दे रहे हैं ये कानून के अंडर में रह के दे रहे हैं और ये इनका न्यायिक कार्य है। तो न्यायिक कार्य करते समय जो अपराध हुआ है वो अपराध नहीं होता है। ठीक है, तो जज साहब के द्वारा जो जो जज साहब का कार्य अपराध हुआ है वो अपराध नहीं है। क्लियर, जज साहब का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जज साहब जो भी कार्य करते हैं उसको कभी भी अपराध नहीं माना जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए, क्योंकि वो कानून की सीमा के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, धारा 78, सेक्शन 78, धारा 78। ये क्या कहता है, कहता है न्यायालय के आदेश पर किया गया कार्य अपराध नहीं होता। न्यायालय के आदेश पर किया गया कार्य अपराध नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, क्या, जैसे मानिए जज साहब ने, न्यायालय ने निर्णय दिया किसी पुलिस को क्या, कि भाई उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, तो क्या आप केस कर दोगे जज साहब पे या उस पुलिस पे? नहीं, क्योंकि ये जज साहब का आदेश था। ठीक है, तो पुलिस हो गया, जल्लाद। अब जल्लाद को देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, न्यायालय ने आदेश दिया जल्लाद को क्या, कि 15 तारीख को इसको क्या है, फांसी दे देना है, और जल्लाद ने 15 तारीख को इसको फांसी दे दी, घिंच के फांसी दे दी। तो क्या जल्लाद ने अपराध किया, तो क्या इसको अपराध का सजा मिलेगा? नहीं, ये जुडिशियल कार्य का अपराध है, तो इसमें कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, इसको अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, धारा 80। ये कहता है दुर्घटना से छूट के बारे में बताता है। क्या कहता है, दुर्घटना से छूट के बारे में बात करता है। देखिए, वैध कार्य, वैध साधन या वैध रीति के करते समय दुर्घटना कोई अपराध नहीं माना जाएगा। आप वैध काम कर रहे थे, मतलब कानूनी रूप से जो वैध था वो काम कर रहे थे, वैध साधन से कर रहे थे। मतलब आप मानो आपका काम है क्या, लकड़ी काटना, आप किसी पेड़ पे चढ़े हुए हैं और लकड़ी काट रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, वो जो लकड़ी आप काट रहे हैं, कोई भी आपका औजार है, उस औजार हाथ से छूट के और किसी व्यक्ति का गर्दन कट जाता है, तो ये क्या है, ये भी क्षमा योग्य है, क्योंकि आप वैध काम कर रहे थे, आपका यही काम है, ये दुर्घटना हुआ है। ठीक है, तो ये भी अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए, आपराधिक आश्य ज्ञान के बिना, मतलब आपराधिक आश्य नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, ज्ञान के बिना, आपको ज्ञान नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका दुराश्य नहीं होना चाहिए। इसी में देखते हैं, उचित सावधानी को सतर्कता द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता। देखिए, आपने पूरी सावधानी से काट रहे थे क्योंकि आपका रोज का काम था, आप सावधानी से काट रहे थे। ठीक है, और फिर भी अपराध हो गया, तो ये क्या है, ये अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर, अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, असावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से पेड़ काटते समय कुल्हाड़ी का क्या है, जो फल होता है ना, फल का मतलब जो दोस्तों कुल्हाड़ी देखते हो, कुल्हाड़ी में वो फल लगा होता है जिसे हम काटते हैं, है ना, फल होता है। अब मानिए वो फल जो होता है लोहे का, वो कुल्हाड़ी से निकल जाता है और निकलने के बाद टूट जाता है और किसी को लगने से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तो ये भी, इसको भी अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए 4 चीज हम देखेंगे कि अपराध कैसे नहीं माना जाएगा। देखिए, आपराधिक आश्य है, मतलब दुराश्य है, तो नहीं है, नहीं है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, सावधानी पूर्वक कर रहा था काम, बिल्कुल सही कर रहा था। वैध कार्य कर रहा था, बिल्कुल वैध कर रहा था। वैध साधन के द्वारा कर रहा था, बिल्कुल वैध साधन, तो सब चीज सही है, इसका मतलब ये अपराध नहीं है। क्या देखेंगे दोस्तों, असावधानी पूर्वक में 4 चीजें देखनी है। पहला कि आपराधिक आश्य था, मतलब इसका दुराश्य था उस व्यक्ति को मारने का,
तो नहीं, इसमें दुराश्रय तो था नहीं, वो तो काम कर रहा था। दूसरा देखना है सावधानी पूर्वक काम कर रहा था, तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक वो अपना पैर काट रहा था। तीसरा वैध काम कर रहा था, मतलब क्या पैर काटने का उसका अधिकार था, तो बिल्कुल उसका काम ही है पैर काटना। और चौथा वैध साधन था, मतलब क्या था वैध साधन, कि भाई साहब इसको मतलब सही से काट रहा था ना, कुल्हाड़ी से ही काटा जाता है ना पैर को, ऐसा तो नहीं था कि बंदूक से छेद करके काट रहा था, ऐसा तो नहीं था ना, तो वैध साधन भी था। ठीक है, चलिए, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ केस हैं, उस केस को देख लीजिए। पहला केस था स्टेट बनाम गोस्वामी, 1952 का केस आया। दूसरा इसमें केस आया जोगेश्वर बनाम इम्परर, 1924 का केस है। तीसरा केस आया दोस्तों साकिर खान बनाम क्राउन, 1931 का केस है। चौथा केस आया टूडा बनाम राज, 1950। ये सब केस किसके बारे में बताता है? दुर्घटना से छूट के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ नोटिस करने वाली बात है दोस्तों, इसमें नोट कर लेंगे आप कि बंदूक के मामले में धारा 80 का लाभ नहीं मिलता। अब देखिए, मैंने आपको बताया ये जो दुर्घटना से जो छूट हुआ है धारा 80 में, ये बंदूक के मामले में नहीं मिलेगा, सब मामले में मिल जाएगा, बंदूक के मामले। अब ये नहीं कि सर हम तो बंदूक ले रहे थे, हमको ऐसा पता चला कि बंदूक में तो गोली है ही नहीं और ऐसे टिगर दब गया, मैं तो जेब में रख रखा था, टिगर दब गया, किसी की मृत्यु हो गई। ना भाई ना, आपको पता है बंदूक है, इसको कहीं क्यों रखे हो भाई, गोली कभी भी चल सकती है। तो इस बंदूक से अगर किसी की हत्या हुई है तो इसमें आपको धारा 80 से छूट नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? धारा 81 आपराधिक आशय के बिना जानते हुए, मतलब बिना दुराशय के जानते हुए उपहानि, आपराधिक आशय के बिना जानते हुए उपहानि क्षति कारित होगी किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की ठीक है, हानि होगी, तो हानि को रोकने के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यह धारा 81 आपको अपराध से छूट देता है। ठीक है, अब देखिए आपराधिक आशय के बिना, देखिए आपके मन में दुराशय नहीं था, ठीक है, ये आपको पता है। अब क्या है, किसी व्यक्ति के, अब देखिए इसको एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको, समझिए। एक पानी का जहाज है, ठीक है, एक पानी का जहाज है। अब पानी के जहाज समुद्र में जा रहा था, ठीक है, तभी सामने से दूसरा जहाज आ जाता है। अब एक जहाज पर 10 लोग बैठे थे और दूसरी जहाज पर 2 लोग बैठे हैं। तो यहाँ क्या है दोस्तों, 10 लोग वाले जहाज को बचाने के लिए 2 लोग वाली जहाज में अगर टक्कर भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाता है दोनों लोगों की, तो धारा 81 के तहत छूट मिल जाएगा। क्लियर? देखिए सब मतलब आप समझिए आराम से। देखिए दोस्तों, मानिए एक जहाज आ रही है सामने से, ठीक है, और पूरी स्पीड में आ रही है, और 2 जहाज इधर से भी स्पीड में जा रही है, 3 जहाज हो गए। सामने से जो जहाज आ रही है बहुत बड़ी जहाज है, और जो इधर से जा रही है दोनों छोटी जहाज है। तो अब जो बड़ी जहाज है उसको रोकना संभव नहीं है, ठीक है, बहुत हाई स्पीड में अगर रोका गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब क्या करेगा, उसके पास 2 ऑप्शन है कि ये दोनों में से एक जहाज को में एक्सीडेंट तो होना ही है। तो वो ये देखेगा बड़ी जहाज वाला कि भाई ये जो सामने से दोनों छोटी स्पीड जहाज आ रही है, इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा सबसे कम किस पे लोग हैं। तो देखता है कि एक जहाज पे 10 लोग हैं, एक जहाज पे 2 लोग हैं। तो क्या करता है कि सद्भावपूर्वक काम किया, क्योंकि अगर वो 2 लोग वाली जहाज को नहीं गिराता तो इधर 10 लोग वाली जहाज की 10 लोगों की मृत्यु हो सकती थी। तो उन्होंने सद्भावपूर्वक काम किया, क्योंकि उसका भी बड़ा जहाज बच गया और इधर 10 लोग भी बच गए। तो ज़्यादा लोगों के लिए अगर 2 लोग की मृत्यु भी होती है तो सद्भावपूर्वक काम है, धारा 81 के तहत इसमें छूट मिल सकता है। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं और आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है, मानिए आम एग्जाम्पल देता हूं जो आपको भी समझ में आए। मानिए किसी के घर में आग लग जाता है, आपके गांव में किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाता है, और वहां पर उस घर में एक बच्चा है, ठीक है, क्या है, बच्चा है, आगों के बीच फंस गया है, ठीक है। अब दमकल के भी टीम नहीं आई है अभी तक। तो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो जान पर खेलकर, एक आप ही जैसा कोई व्यक्ति है, नौजवान, जो जान पर खेलकर उस बच्चे को बचाने जाता है। कहाँ? उस घर में। अब बच्चे को छत पे ले जाता है, घर में से बचाकर छत पे ले जाता है, और नीचे क्या है, नीचे देखता है कि लोग बहुत खड़े हैं जाली लेकर कि भाई यहाँ कूद जाओ, ठीक है। लोग जाली लेकर पकड़े खड़े हो गए हैं। अब क्या है कि वो क्या है, बोले, जो नीचे लोग थे वो बोले
कि बच्चे को इसी में फेंक दो। नीचे वाले लोग क्या कहें कि भाई देखो वो बच्चा को इस जाली में फेंक दो, हम तो पकड़ लेंगे, फेंक दो। मगर जब फेंकता है तो बच्चा जाली में न गिरता है, बल्कि जाली के बगल में जो ईंट होता है, मिट्टी होता है, उस पर गिरता है, जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसे भी अपराध धारा 81 के तहत बचाव मिलेगा अपराध में, क्योंकि यह व्यक्ति सद्भाव पूर्वक काम किया था दोस्तों। ठीक है, ये तो जान पर खेल के बचाने गया था उसको, और उसने देखा कि नीचे जाली है भाई, तो मैं इस बच्चे को फेंक दूं क्योंकि बच्चा तो बच जाए। ठीक है, मैं तो कहीं भी कूद जाऊंगा, पहले बच्चे को बचाना जरूरी है। क्लियर? अब देखिए वो क्यों नहीं कूदा, पहले वो ही कूद जाता। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, नोट करने वाली बात है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको जिंदगी का त्याग करना पड़े, क्या है सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको कभी भी जिंदगी का त्याग करना पड़े तो कानून कहता है कि अगर आप दो लोग हैं तो दूसरों के बचाने के लिए खुद का त्याग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए खुद का त्याग करेंगे। अब देखिए नीचे जाली लेके लोग खड़े थे, अब उसको पता था कि दो लोग कूदेंगे तो क्या होगा, जाली फट सकती है, दोनों की मृत्यु हो जाएगी है। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति जो बचाने गया वो व्यक्ति क्या किया, उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को क्या हुआ, ऊपर ही रह गया कि मैं जल जाऊं मगर एक बच्चा को बचा दूं। क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पहले त्याग करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा, अभियुक्त अथवा दोषी में से किसी एक की भी जिंदगी बचानी हो तो आप निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी बचाएंगे। दूसरी बात क्या इसमें नोट करने की बात है, क्या कहा गया है कानून द्वारा कि मानिए आपको दो व्यक्ति हैं, आप हैं और आपके सामने दो व्यक्ति है, एक अभियुक्त है और एक दोषी है। तो जब भी इन दोनों में से आपको एक आदमी का बचाने का मौका मिला है तो आप किसको बचाएंगे? जो निर्दोष है। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आवश्यकता के सिद्धांत। ठीक है, आवश्यकता के सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ क्या है, नेसेसिटी। ठीक है, मतलब आवश्यकता के सिद्धांत। अब इसको हम देखेंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें केस है आर बनाम डडले एवं स्टीफेंस 1884 का है केस। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 4 व्यक्ति थे, ठीक है, जिसमें से 3 व्यक्ति बालक था। क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ आर बनाम डडले एवं स्टीफेंस में कि 4 व्यक्ति थे जिसमें से 3 वयस्क थे। 3 क्या थे दोस्तों? वयस्क का मतलब 18 वर्ष से ऊपर थे और एक बालक था। 4 व्यक्ति थे जिसमें से 3 18 प्लस थे और एक बालक था। यह सब मिलकर समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, मगर इनका नाव क्या होता है, भटक जाता है। क्या होता है दोस्तों, समुद्र बड़ी है, इनका नाव भटक जाता है और यह समुद्र में खो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इनका खाना पानी खत्म हो जाता है। क्लियर? तब यह 3 व्यक्ति में से 2 कहता है कि यह जो बच्चा है उसको मारकर खा लेते हैं। ठीक है, 3 में से 2 व्यक्ति क्या कहता है, क्योंकि खाना पानी समाप्त हो गई, अब इन तीनों को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 3 में से 2 व्यक्ति कहता है कि इस बच्चा को मारकर खा लेते हैं, मगर तीसरा व्यक्ति मना कर देता है। ठीक है, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब वहां 2 जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, बच्चे को मारकर खाने लगा। ये जो दोनों व्यक्ति थे बच्चे को मारे और खाने लगे। तभी तीसरा व्यक्ति भी इसमें खाने लगता है, क्योंकि भूख मिटाता है, भूख मिटाना था भाई, भूखा था, तो वो भी क्या करता, वो भी मारा तो नहीं हुआ मगर वो भी खाने लगा। अब तीनों व्यक्ति बालक को मारने में नहीं था। देखिए तीसरा जो व्यक्ति था, 2 व्यक्ति मारा मगर खाया तीनों, मगर तीसरा व्यक्ति बालक को मारने में नहीं था मगर खाने में था। तभी एक जहाज इन सब को देख लेता है, ये सब करते हुए इन सब व्यक्ति को देख लेता है, जो भटके हुए जहाज होते हैं और जो जहाज खोजने के लिए निकला होता है इनको, वो जहाज इन सबको देख लेते हैं और बचा लेता है। किनको? इन तीनों व्यक्ति को। और यह देखकर मामला कोर्ट में जाता है और बचा तो लेते हैं मगर वो देखते हैं कि भाई ये तो बच्चे को मारकर खा रहे हैं, तो ये मामला कोर्ट में चला जाता है। इन तीनों ने कोर्ट में कहा कि मुझे धारा 81 के तहत छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि 3 व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए एक व्यक्ति की जान ली है। क्या कहा इन लोगों ने कि हमें धारा 81 के तहत छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम 3 आदमी के बचाने के लिए एक आदमी का जान हमने लिया है। मगर कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों,
सुनिए, कोर्ट ने कहा कि धारा 81 में यह भी लिखा हुआ है कि जब आप क्या है, जब त्याग करने पड़े, जब भी आपको त्याग करना पड़े जिंदगी की, तो अपने करेंगे, किसी और की नहीं, और वह तो छोटा बालक था। ठीक है, इन तीनों को दंडित किया गया है। क्या किया गया? इन तीनों को दंडित किया गया। क्यों दोस्तों? देखिए क्या है, मैंने आपको भी बताया था ना कि धारा 81 क्या कहता है कि जब भी आपको त्याग करना है जिंदगी की, तो पहले अपने आप को करेंगे। अब देखिए, वो तो दोस्तों बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा, वो तो विरोध भी नहीं कर सकता, तो इन लोगों ने ताकत जान के उनको मार दिया। अरे आपको भूख ही लगी थी तो तीनों में से आप अपना त्याग कर देते, वो बच्चा को जीवित छोड़ देते, है कि नहीं? तो इन तीनों को क्या हुआ दोस्तों? दंडित किया गया कोर्ट के द्वारा। आगे दूसरा केस आया धनिया दाजी 1868। तीसरा केस आया दोस्तों विश्वेश्वर बनाम रूमल 1951। यह सब केस किससे संबंधित है दोस्तों? धारा 81 से। चलिए, धारा 81 आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों धारा 82। ये बात करता है, क्या कहता है धारा 82? ये कहता है 7 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। क्या कहता है धारा 82? कहता है देखिए भैया, 7 वर्ष से कम उम्र के बालक जो है, ठीक है, अगर उनसे कोई ऐसा अपराध हो जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा बात कहता है इसी में धारा 82 में क्या कहता है? कहता है पूर्ण छूट मिलती है अपराध के लिए। ये जो 7 साल का बच्चा है, अगर इनसे कोई अपराध हो गया तो इनको पूर्ण रूप से छूट मिल गई। ठीक है। और तीसरा बात है कि यह 7 वर्ष के बालक को ही छूट मिलती है। किसको मिलती है? 7 वर्ष के बालक को भी छूट मिलता है। मतलब 7 वर्ष से नीचे का तो बालक को छूट मिलता है, और कोई बच्चा 7 साल का हो गया पूरा, तो उसको भी छूट मिलेगा। क्लियर? एक इसमें दोस्तों लीगल थ्योरी है, कहता है डोली इन कैपेक्स। क्या कहता है? डोली इन कैपेक्स का मतलब है अपराध करने में अक्षम होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इनको समझ नहीं होती है, इसीलिए इनको डोरी इनकैपेक्स के द्वारा इनको 18 धारा 82 के तहत छूट दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों धारा 83 सेक्शन 83। ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताता है। ठीक है। ये कहता है अपरिपक्व मतलब कार्य की प्रकृति की नहीं समझ थी इनको। ये बच्चा जो था 7 बरस के ऊपर और 12 वर्ष के नीचे का जो बच्चा था वो अपरिपक्व था। क्या था? उसको कार्य की समझ नहीं थी, तो शिशु का कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा कोई बच्चा है जो 7 साल के बड़ा है और 12 साल से छोटा है, तो अगर उसको कार्य कोई काम की समझ नहीं थी और अपराध कर दिया तो ये भी अपरिपक्व बच्चा माना जाएगा और अपराध में छूट मिलेगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब परिपक्व क्या होता है? परिपक्व बच्चा क्या होता है दोस्तों? अपरिपक्व तो मान गए जिसको समझ नहीं होती उसे अपरिपक्व कहते हैं। परिपक्व क्या होता है? तो परिपक्व वह बच्चा होता है उसे अपराध की सजा दी जाएगी। जो परिपक्व बच्चा होगा उसको अपराध की सजा दी जाएगी और बाल सुधार गृह में डाल दिया जाएगा। अपराध के बाद जैसे देखिए अपरिपक्व बच्चा किसको मानेंगे? माने किसी बच्चा ने अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद क्या कहता है? हथियार को छुपा देता है। ठीक है, या स्वयं को छुपा लेता है या प्रयत्न करता है किसको? छुपाने का अपने आप को, तो ये परिपक्व बच्चा है। अब देखिए जो परिपक्व नहीं है वो तो मर्डर करके भी बैठा रहेगा, क्योंकि उसको क्या पता कि हमने गलत काम किया है, हमने अपराध किया है। मगर जो परिपक्व है, जो समझदार है, उसको पता है कि मैंने अपराध किया है, तो छुपने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो इसे परिपक्व मानेंगे और इनको सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। क्लियर? इसके महत्वपूर्ण बाद को देख लेते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण केस हुए, उस केस का नाम है उल्ला बनाम किंग इम्परर। उल्ला बनाम किंग इम्परर। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम बच्चा का अपरिपक्व अपराध नहीं होता, मगर परिपक्व बच्चा है तो उन्हें अपराध माना जाएगा। इसी केस में कहा गया। क्लियर? दूसरा केस आया मुस्मात एमोना 1984। इसमें क्या कहा गया? यह भी धारा 83 से संबंधित था। क्लियर दोस्तों? तो धारा 83 क्लियर हो गया होगा। आइए अगला देखते हैं धारा 84। यह कहता है विकृचित व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाता। क्या होता है? विकृचित व्यक्ति का
कार्य अपराध नहीं माना जाता। अब विकृत चित्त का मतलब, विकृत चित्त का मतलब होता है दोस्तों पागल व्यक्ति। अपराध करते समय पागल होना चाहिए, विकृत चित्त होना चाहिए, ठीक है। और साबित करने का भार बचाव पक्ष पर होता है कि वह पागल है। अब मानिए किसी पागल ने किसी व्यक्ति को हत्या कर दिया, तो अब ये क्या है, इसको डायरेक्ट क्या धारा 84 के तहत इसको छूट दे दी जाएगी कि पागल है? नहीं, इस व्यक्ति के जो घर वाले होंगे वो साबित करेंगे, ठीक है, या इस पागल की मेडिकल टेस्ट होगी और पता चलेगा कि भाई ये पागल है, तो इसको छूट दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए विकृत व्यक्ति को 4 प्रकार के बताए गए हैं। देखिए विकृत व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। धारा 84 में बताया भी गया है कि विकृत व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला माना गया जड़ व्यक्ति को। ये जड़ कौन होते हैं? जिसको इडियट कहते हैं। ये जन्म से ही ऐसे होते हैं दोस्तों। ये जो इडियट होते हैं, जड़ व्यक्ति होते हैं, ये जन्म से ही ऐसे होते हैं, निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। देखे होंगे आपने ये ऐसे इडियट लोगों को, जो जड़ व्यक्ति होते हैं, जिनको शुरू से ही ऐसे हैं दोस्तों, वो बदलते ही नहीं है, उनका मन है चुप रहना तो चुप है, ऐसे ही है ना दोस्तों, ठीक है। पहला व्यक्ति देख लिया। दूसरा होता है इसको भी विकृत कहेंगे, जड़ इडियट व्यक्ति को। दूसरा होता है पागल। पागल का मतलब होता है, ठीक है, पागल व्यक्ति होगा। तो ये पागल जो होते हैं यह कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये जो पागल हैं, ये क्या होता है, ये तो बच्चे से ठीक होते हैं, मगर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि इनको कोई बीमारी होता है और उसके बाद वजह से पागल हो जाते हैं, तो ठीक है। तो ये दूसरा व्यक्ति हो गया। तीसरा जो विकृत व्यक्ति होगा उसको कहा गया मदिरापान। जो ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है, अगर वो मदिरापान किया है तो इसको भी विकृत माना जाएगा। और चौथा कहा गया किसी भी बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी हो गया जिसके कारण वो उसका दिमाग काम नहीं करता है ना, तो उसे भी विकृत मानेंगे, ठीक है। और इसी में एक और है दोस्तों निंद्रा भ्रमण भी विकृत होता है। क्या होता है? अब निंद्रा भ्रमण क्या होता है दोस्तों? रात को नींद में चलना एक बीमारी है कि रात को लोग क्या करते हैं, नींद में चलते हैं, ठीक है। तो ये भी विकृत में माना गया, ठीक है। अब देखिए विधिक पागलपन साबित करते समय यह बताना पड़ता है कि जब अपराध किया गया तो अपराध करते समय यह व्यक्ति को न यह पता था कि ये अपराध की प्रकृति क्या है, न ये क्या था, न इसको यौन न इसको अच्छा और न बुरा का पता ज्ञान था, वह होशो आभास में नहीं था, ठीक है, तभी माना जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब मैंने इसमें एक चीज बताया, मदिरा पान वाला व्यक्ति, ये भी विकृत होता है। तो ऐसा नहीं, मदिरा पान का मतलब क्या है कि मानिए आप कभी भी ड्रिंक नहीं करते हैं और आप किसी के साथ गए और वो आपको पता है उस व्यक्ति ने क्या किया, आपको बिना बताया आपको बोला ये लो पेप्सी पी लो, और उसमें ड्रिंक मिला दी और आप पी लिए। आपको पता भी नहीं था कि ये ड्रिंक है, आपने मतलब भूल से पी लिया। आपको पता है, आपको तो आपने ये समझा कि क्या है, पेप्सी है, और आपने ड्रिंक कर ली, दारू पी ली, हाँ, शराब पी लिया, और अब आपने हत्या कर दी। हत्या आपसे कोई ऐसा काम हो जाता है क्योंकि आप लाइफ में पहली बार पिए हो, तो ये विकृत माना जाएगा। ये नहीं कि आप रोज पीते हो, रोज पैक लगाना आपका शाम का काम है, तो ये विकृत नहीं माना जाता। क्लियर? इसमें महत्वपूर्ण वाद हुए, महत्वपूर्ण केस को देखते हैं। पहला केस है इसमें मैकनाटन वाद 1843। इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड में एक 15 जजों की बेंच बनी थी। इस बेंच ने पागलपन के केस के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे, ठीक है। ये क्या था, मैकनाटन वाद 1843। इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड में एक 15 जजों की बेंच बनी थी। इन बेंच ने पागलपन के केस के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर दिए थे, ठीक है। दूसरा केस आया सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य 2011 का केस है। तीसरा केस आया जयलाल बनाम दिल्ली प्रशासन केस, ठीक है। यह सब धारा 84 से संबंधित केस है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, धारा 85। यह कहता है इच्छा के विरुद्ध, ज्ञान के विरुद्ध, ठीक है, मदिरापान मामलों में कोई अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब यह है दोस्तों कि आपको बिना आपके मर्जी के आपको मदिरापान का मतलब क्या होता है, शराब पिला देना, है ना, जो नशा करने की चीज होते हैं। बिना आपके मर्जी के आपको मदिरापान करा दिया जाता है, आपको पानी में या जूस में मिला दिया जाता है, जिससे पीने से आपको क्या होता है,
पीने से अपराध हो जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि आप मदिरा पान नहीं करते थे, कभी भी लाइफ में पहली बार आप किया है, वो भी किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती पिला दी या बिना बताए उसने पिला दिया। ठीक है, तो उस व्यक्ति जिसने पिलाया उसको सजा मिलेगी, आपको धारा 85 के तहत छूट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, इसमें एक इसका जो महत्वपूर्ण बात था, महत्वपूर्ण केस था, उस केस का नाम था डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड। ठीक है, ये केस हुआ था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, धारा 86। ये कहता है स्वैच्छिक मतता से आपको बचाव नहीं मिलेगा। क्या कहता है धारा 86? क्या कहता है? स्वैच्छिक मतता से आपको बचाव नहीं मिलेगा। ये क्या होता है दोस्तों? मतलब आपने अपनी मर्जी से मदिरा पान किया, मतलब आपने अपनी मर्जी से ड्रिंक कर ली और अपराध हो गया तो बचाव नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दंड दिया जाएगा। क्लियर? देखिए धारा 85 के बाद धारा 86 में इसीलिए बगल में लिख दिया गया, क्योंकि कुछ व्यक्ति तो ये समझ लेते रहे पीने के बाद मार दो अपराध नहीं होगा। नहीं जी नहीं, जो पहली बार हुआ है किया है वो व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति ये साबित करेगा कि उसको किसी और ने पिलाया, ये नहीं कि जानबूझ के पी लिया हो। है ठीक है दोस्तों? तो अगर आप स्वेच्छा से, आपको पता था ड्रिंक कर, फिर पी लेते हो, भाई दे दे एक पैक, या रोज शाम को पैक लगाने का आपका काम है, और पी लेने के बाद क्या करते हो आप? अपराध कर देते हो, तो ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, धारा 86 के तहत। ये कौन सा वाद में कहा गया? वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। ठीक है, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य 1956 में कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगला केस आया दोस्तों धारा 87, धारा सेक्शन 87। यह कहता है मृत्यु तथा घोर उपति पहुंचाने के आशय के बिना 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति की सहमति से किया गया कार्य। इसके बारे में बताता है। क्या कहता है? कहता है मृत्यु तथा घोर उपति पहुंचाने के आशय से के बिना, मतलब आपका मन नहीं था मृत्यु या घोर उपति, मतलब किसी को चोट पहुंचाने का आशय, ठीक है, बिना 18 वर्ष से ऊपर की व्यक्ति की सहमति से किया गया कार्य। अब ये क्या होता है दोस्तों? देखिए ये क्या होता है कि मान लीजिए दोस्तों आपने कुश्ती में भाग लिया। क्या किया आपने कुश्ती में भाग लिया। एग्जाम्पल समझिए, आप कुश्ती में भाग लिए, अब कुश्ती के दौरान मृत्यु हो जाती है। आपको पता है कि भाई कुश्ती लड़ रहे हो तो मृत्यु भी हो सकती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो यह अपराध से बचाव धारा 87 के तहत ले सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का आज से कुश्ती लड़ना था, मगर कुश्ती के समय गिरने से क्या होता है दोस्तों? हत्या हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है? वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया, मतलब अगर आप 18 वर्ष से ऊपर का हैं और सहमति से कोई खेल में भाग ले रहे हैं और मृत्यु कारित हो जाती है तो बचाव ले सकते हैं धारा 87 के तहत। देखिए दोस्तों आपको पता है कि कुश्ती में भाई बॉक्सिंग आपने देखा होगा, WWE, तो क्या होता है इसमें जब दो लोग बॉक्सिंग करने जाते हैं तो दोनों एग्रीमेंट करते हैं क्या कि भाई मृत्यु भी हो सकता है और इसका दोषी हम होंगे, क्योंकि जोखिम हर समय भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जोखिम का खेल है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अगर मृत्यु हो जाती है क्या है कुश्ती के दौरान, जानबूझ के नहीं अनजाने में, तो धारा 87 के तहत क्या होगा? उसको छूट मिलेगी। क्लियर? इसमें केस आया आर बनाम विल्सन। ठीक है, आर बनाम विल्सन, तो इसी में ये बात कही गई। अगला देखते हैं दोस्तों धारा 88 सेक्शन 88। ये कहता है किसी के फायदे के लिए सहमति लेकर मृत्यु तथा घोर उपति पहुंचाने के आशय के बिना सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर? मानिए दोस्तों किसी का ऑपरेशन डॉक्टर करता है, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए हर एक चीज को आप। अब मानिए किसी का ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप 18 प्लस हैं तो सब आपको बताता है कि भाई ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। आपको पता है ना दोस्तों कि कुछ भी हो सकता है। अगर 18 से कम उम्र का है तो माता पिता की हस्ताक्षर क्या होता है? कराया जाता है। अब बच्चे को ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, अब मानिए एक बच्चा है जिसका एज मान लीजिए 18 साल है और उसका डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पता है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो बच्चा 18 साल से नीचे है तो उसके माता पिता को बताया जाता है, उनसे साइन भी करवा लिया जाता है। ठीक है, अब डॉक्टर का यहाँ पे आशय क्या है दोस्तों? मारना, उनको मृत्यु कारित करना नहीं, उनका आशय है कि ये व्यक्ति को ऑपरेशन करके बचाना। ठीक है,
बल्कि आपको बचाने का था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो धारा 88 के तहत ऐसी मृत्यु को अपराध नहीं माना जाता, डॉक्टर को दंड से बचाव का दावा कर सकता है धारा 88 के तहत। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो भाई सद्भाव पूर्वक काम किया ना। अरे किसी व्यक्ति का डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है तो उसको बचाने के लिए कर रहा है ना दोस्तों, ऑपरेशन मारने के लिए थोड़ी ना। तो सद्भाव पूर्वक काम है और इसके धारा 88 के तहत उनको छूट मिलेगी। क्लियर? इसी में एक केस था, देखिए दोस्तों केस देखते हैं। सुकरू कविराज केस 1887 का केस है। सुकरू कविराज केस 1887 का है। अब क्या दोस्तों, कविराज एक वैद्य था। क्या था दोस्तों? कविराज एक वैद्य था, मगर झोला छाप वैद्य था। देखिए, एक तो डॉक्टर होता है एमबीबीएस और एक होता है झोला छाप। देखे होंगे आप गांव वगैरह में, झुग्गी वगैरह में बैठे होते हैं। तो ये क्या होता है? झोला छाप। ये वैद्य थे। जिस झोला छाप का मतलब इनके पास डिग्री नहीं थी। तो इसने बवासीर का इलाज करता था। क्या चीज से इलाज करता था दोस्तों? ब्लेड से। ब्लेड होता है ना, ब्लेड जिससे नाखून काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं ना, ब्लेड से। तो ब्लेड से काटता था। क्या करता था? ये बवासीर जो होता है ना दोस्तों, उसको ब्लेड से काटता था और बहुत सारे लोगों का इलाज किया करता था। मगर एक व्यक्ति को यह बवासीर में ब्लेड मारता है। बहुत आदमी को ये पहले मार रखा था और ठीक भी कर चुका था। मगर क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को क्या करता है? ब्लेड मारता है। क्या चीज करने के लिए? बवासीर को काटने के लिए, जिससे उसके अधिक खून बहने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसकी? वो जो व्यक्ति आया था। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्यों आया था दोस्तों? उस व्यक्ति को पता चला कि भाई ये वैद्य है, ये वैद्य साहब ने कितनों को ठीक किया ब्लेड से बवासीर को काट देते हैं। चलो चलो हम भी ठीक करवा लेते हैं। और वो गए ये विश्वास करके कि वो ठीक करेंगे, सद्भाव पूर्वक गए। मगर क्या था कि वो तो बाबा ने क्या किया? ब्लेड काटा और खून बह गई और मर गए ये व्यक्ति। तो जो रजिस्ट्रेशन डॉक्टर का आपको छूट मिलता है, बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर को छूट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन्हें वैद्य को डॉक्टर दंड दिया गया। देखिए दोस्तों क्या है, ये जो वैद्य था क्या था? रजिस्टर्ड डॉक्टर था? नहीं। अगर मानो कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर होता और वो अगर ऐसा ऑपरेशन करता ब्लेड से, और तो उस ब्लेड से काटने के दौरान अगर मृत्यु हो जाती तो उसको धारा 88 के तहत छूट मिलता। मगर ये सुकारू कविराज, ये क्या था? इससे तो झोला छाप था। इस व्यक्ति को तो डिग्री ही नहीं था। ठीक है, ये तो बस करे जा रहा था, काटे जा रहा था ब्लेड से। अब ये व्यक्ति ने ब्लेड से मारा। अब देखिए दोस्तों, ब्लेड से मारा। अगर ये पढ़ा लिखा होता तो इसको पता होता कि भाई ब्लड को कैसे रोकना है अगर ज्यादा गिर रहा है तो इस व्यक्ति ने क्या किया? ब्लड से मारा, ब्लड गिरता रहा, इसने छोड़ दिया, कहा ठीक हो जाएगा, और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इस व्यक्ति को दंडित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? दंडित किया गया। ठीक है, इस व्यक्ति को धारा 88 का छूट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्टर था, इनके पास डिग्री नहीं थी, झोला छाप था। क्लियर? चलिए अब देखते हैं धारा 89 सेक्शन 89। ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है 12 वर्ष से कम उम्र के शिशु या उन्मुक्त का मतलब क्या? पागल या नशे में व्यक्ति के फायदे के लिए संरक्षण की सहमति के कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए धारा 88 और धारा 79 डॉक्टर से संबंधित बात करता है। ठीक है, तो धारा 88 समझ गए, धारा 89 भी यही कहता है। देखिए जैसे कि क्या होता है, 12 वर्ष से कम उम्र के शिशु है, उन्मुक्त व्यक्ति है, पागल है या नशे में, उसके फायदा के लिए क्या है? संरक्षण की सहमति से कार्य अपराध नहीं होगा। संरक्षण आए और उन्होंने कहा कि देखो सर ये ऐसे ऐसे पी रखा है या कुछ ऐसा है। ठीक है, और इनके लिए क्या हुआ कि सहमति दे दी गई इनके फायदा के लिए। क्या चीज़ का? कि चलो इनको कोई दिक्कत आ गया, एक्सीडेंट हो गया तो कुछ ठीक कर दो। डॉक्टर आए, डॉक्टर को ठीक करने के लिए दिया गया, हाँ जी ठीक कर दो। है, अब वो व्यक्ति को या इतना पी रखा है कि उसको नशा ही नहीं उतर रहा, डॉक्टर ने दवाई दी और उसकी मृत्यु हो गई, तो धारा 89 के तहत डॉक्टर को बचाव मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, क्योंकि उसको तो बच्चे को बचाना था ना दोस्तों, हैं, सद्भावपूर्वक काम कर रहा था डॉक्टर। चलिए धारा 9 अब 90 देखते हैं, सेक्शन 19। अगर कोई सहमति भय या भ्रमण में दी गई है सहमति तो मान्य नहीं होगी। अगर कोई भी सहमति है दोस्तों जो भय में रहकर, ठीक है, डर में आकर सहमति दी गई है तो वो सहमति मान्य नहीं होगी। एक केस आया दोस्तों, दशरथ पासवान केस 1958 का केस है। दूसरा केस बबुलन
ये क्या था, दूसरा केस कौन था, बबुलन हिजरा, 1866 का केस है। कौन सा केस, बबुलन हिजरा। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस केस में एक अस्पताल था जो नपुंसक बनाता था। कौन सा अस्पताल था दोस्तों, नपुंसक अस्पताल बनाता था। अब एक व्यक्ति भीख मांगने के लिए अपन अस्पताल में नपुंसक बनने आया। देखिए क्या होता है आजकल, देखो भीख मांगने के लिए क्या है, लोग काम करने की वजह से मतलब नपुंसक बन जाते हैं, जिससे कि मतलब क्या बताएं दोस्तों, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, नपुंसक बनने के लिए, हिजरा बनने के लिए क्या करता है, ये व्यक्ति जाता है, कहाँ जाता है, सहमति लेने के लिए, भ्रमण करने के लिए, ये क्या करता है, नपुंसक बनने के लिए अस्पताल जाता है, आया, ठीक है। उसने सहमति इस भ्रम में दिया कि यह नपुंसक बनाकर, ठीक है, क्या करेगा, नपुंसक बनाना मुझे ठीक कर देगा, मतलब नपुंसक भी बना देगा और मुझे ठीक भी कर देगा। मगर जब उसका पार्ट काटा गया, कौन सा पार्ट, प्राइवेट पार्ट काटा गया, ज़्यादा खून बहने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और यह डॉक्टर झोला छापता, तो इसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, तो इसे भी दंड होगा, दंडित किया जाएगा। क्यों दंडित किया जाएगा दोस्तों, इसको धारा 90 के तहत नहीं छूट मिलेगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये भ्रमण में क्या था, इनको भ्रम था। ये जो व्यक्ति को नपुंसक बनना था, वो व्यक्ति ने भ्रम किया, क्या उसको ये पता था कि भाई तो बड़ा हॉस्पिटल है, इनके पास डिग्री होगा, ये सद्भावपूर्वक आया, इनको इस चीज़ का भ्रम था कि भाई ये ठीक कर देंगे, इनको पूरा भरोसा था कि ये ठीक कर देंगे, ठीक है, नपुंसक बना देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल ही नपुंसक बनाने का है। मगर उनको क्या पता था कि ये जो डॉक्टर इसमें है ये झोला छाप है। तो ये भ्रम में आकर इन्होंने भ्रम में आकर क्या कर दी, सहमति दे दी है। अगर आप ऐसे झोला छाप डॉक्टर को साइन कर देते हो और सहमति दे देते हो, हाँ जी अब मेरा ऑपरेशन कर दो, और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो भाई वो झोला छाप डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने सहमति लिया था, ठीक है, क्योंकि वो भ्रम में आकर दिया गया था। क्लियर, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति को दंडित किया गया। तीसरा केस आया दोस्तों, पुनाई फतेमा केस, पुनाई फातिमा केस, 1859 का केस है। यह भय में दिया गया सहमति था, ठीक है, 69 का केस है, 1869 का केस है। कौन सा, पुनाई फातिमा केस, यह भय में दिया गया सहमति था। अगला केस आता है दोस्तों धारा 92, ठीक है, सेक्शन 92, किसी व्यक्ति के सहमति, ठीक है, के बिना सद्भाव व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य करता है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। क्या कहता है 92, सेक्शन 92 कहता है किसी व्यक्ति के सहमति के बिना सद्भाव पूर्व, ठीक है, व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मानिए कोई एक व्यक्ति है, एक्सीडेंट केस हो गया किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति का क्या हुआ, एक्सीडेंट होता है और उस व्यक्ति का पैर जो है, पैर कट जाता है, ट्रक चढ़ने की वजह से या गाड़ी चढ़ने की वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति को ट्रक चढ़ जाता है, टूट जाता है पूरा पैर, चमड़ा जो हड्डी होता है चूड़ा बन जाता है उसका। उस व्यक्ति को बचाने के लिए बिना उसकी सहमति से पैर भी काट दिया जाता है तो अपराध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों वो व्यक्ति का हड्डी टूट चुका है, चूड़ा बन चुका है ना। अब वो व्यक्ति को अस्पताल लाया गया तो वो व्यक्ति तो होश में है नहीं, तो सहमति किससे लेंगे, जब तक सहमति लेंगे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या, उस समय डॉक्टर का काम क्या है कि इस व्यक्ति को बचाना। वो क्या करेगा, इसके अच्छाई के लिए इसके पैर को अगर काट भी दिया तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। वो व्यक्ति बाद में नहीं केस कर सकता कि मेरा पैर क्यों काट दिया। क्लियर, चलिए अगला दोस्तों केस आया धारा 93 सेक्शन 93, कहता है आप किसी को सद्भावपूर्वक सूचना देने गए और ऐसी सूचना में कोई क्षति या उपहति हो गई तो यह अपराध नहीं माना जाता। ये क्या है दोस्तों, धारा 93। अब देखिए इसको भी मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। मानिए दोस्तों किसी के पेट में दर्द हो रहा था, ठीक है, और वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब ने जांच करवाया तो पता चला कि उसे कैंसर है। क्या है दोस्तों, कैंसर है। तो डॉक्टर साहब ने सद्भावपूर्वक मतलब उनको अवेयरनेस के लिए उनको बताया कि आपको कैंसर है, मगर यह सुनकर हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई तो यह अपराध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का कार्य है दोस्तों बताना। क्या बताना, अवेयर करना कि आपको क्या दिक्कत है। क्लियर, ठीक है दोस्तों, तो यह भी अपराध नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों धारा 94 सेक्शन 94, यह कहता है तत्काल मृत्यु की धमकी या व्यवस्था में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा।
एग्जाम्पल देके दोस्तों समझाओ इसको। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कोई डाकू आपको पकड़ लेता है। क्या करता है दोस्तों, कोई डाकू आपको पकड़ लेता है और बंदूक आपके सर पर रखकर कहता है कि तू उसको मार दे, ठीक है, और आपने मार दिया तो यह अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि आप नहीं मारते तो वह आपको मार देता। तो धमकी द्वारा अगर कोई काम करवाया जाता है तो वह भी अपराध नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। चलिए इसमें भी एक लीगल मैगजीन है। क्या कौन सा मैगजीन है, कहता है एक्चस मी इन विटो फैक्सिटो नॉन इस्ट मीन एक्चस। कहता है मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है। क्या कहता है, मेरा इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये व्यक्ति मारने में इस व्यक्ति का इच्छा नहीं था, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी गंडक रखा था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, धारा 95 सेक्शन 95 ये कहता है तुच्छ कार्य अपराध नहीं माना जाता। क्या कहता है दोस्तों, कहता है तुच्छ कार्य अपराध नहीं माना जाता। अब इसको भी एग्जांपल देके समझाता हूं दोस्तों क्या होता है तुच्छ कार्य। कहता है तुच्छ कार्य मतलब कहता है कि किसी को धक्का, मतलब किसी को मानिए भीड़ भाड़ में धक्का लगता है या किसी के चप्पल पे पैर पड़ जाता है, ठीक है, तो ये क्या अब इसके लिए आपको क्या अपराध की सजा दी जाएगी, नहीं, ये भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो तुच्छ काम है। क्लियर। इसी में एक लीगल मैगजीन है दोस्तों, डे मिनिमिस नॉन कुरेट टैक्स। ठीक है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो बहुत छोटा नुकसान हुआ। ठीक है, तो इसके लिए कोई अपराध की सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे का करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।